दिस इज़ वनिका और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने टाइटल पे देखा ही होगा, आज हम 18-19 के जो नोटिस स्टार्ट हो चुके हैं जीएसटी के, उसके बारे में बात करने वाले हैं। 18-19 के नोटिस के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं डिपार्टमेंट ने, जो पॉइंट्स 17-18 के नोटिस में भी नहीं कवर थे। सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखिए आप, जो 18-19 है, जैसे दिल्ली में है, सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो 18-19 है वो 31 मार्च तक कवर किया जा रहा है, और जो हरियाणा है जो उसमें 18-19 जो है वो 31 दिसंबर तक कवर किया जा रहा है। जनवरी से लेकर मार्च तक जैसे हरियाणा के अंदर 19-20 भी कवर कर लिया जाएगा, यानी इस साल के अंदर हरियाणा में 3 साल कवर कर लिए जाएंगे, 17-18, 18-19 और 19-20। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से अपने रिप्लाईज़ को बनाइएगा, क्योंकि बहुत फिर उसके बाद क्या, जब ऑर्डर हो जाता है ना, तो फिर आपके पास अपील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती है। जैसे मुझे भी एक ऑफिसर ने बोला था कि जनवरी में वो उस ऑर्डर को अमेंड कर देंगे, बट अभी तक ऐसा कोई भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि आप अगर ऑर्डर कर देते हैं और आप उस ऑर्डर को बाद में अमेंड करने का आपके पास राइट है। ये सिर्फ उसने मुझे टालने के लिए बोला था। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए अवेयर कर रही हूँ कि आपको भी कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दे कि पहले ऑर्डर हो जाता है उसके बाद उस ऑर्डर को अमेंड किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। वो आपको टाल रहा है या फिर आपसे जस्ट फंड के लिए कुछ कह रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 18-19 के नोटिस के लिए। 18-19 में दोस्तों जैसे मेरे पास भी बहुत सारे नोटिस आए हैं, तो 18-19 में दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। जैसे पहला पॉइंट तो वही जो 17-18 के नोटिस के पॉइंट्स थे वो तो कवर हुए ही हैं। जैसे आपने किसी सप्लायर से, कैंसर डीलर से ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिया है और उसने टैक्स नहीं पे किया है। दूसरा पॉइंट है HSN डिफरेंट है। तीसरा पॉइंट है एग्जम्प्टेड सप्लाई और कॉमन सप्लाई, ये सब के लिए जो आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे पास और भी पॉइंट्स आए हैं जो अब नोटिस में कवर किए गए हैं। लाइक पहला पॉइंट ये आया है कि जिससे आपको अपने 18-19 में अगर आपने R1 इंट्रोड्यूस हुई थी दोस्तों, आपको याद होगा, तो अगर आपने R1 को लेट फाइल किया था तो उसके ऊपर जो लेट टैक्स बना है वो उस टाइम पे नहीं पे हुआ था। गवर्नमेंट अब 18-19 के नोटिस में उसकी डिमांड कर रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने उस टाइम पे अगर 3B लेट फाइल की थी, जैसे लेट फीस की पेनल्टी होती है ना दोस्तों, वैसे तो यूजुअली हमें पता है कि जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस पे करके ही रिटर्न फाइल होती है, बट स्टिल यहाँ पर डबल टैक्सेशन की बात हो रही है नोटिस के अंदर। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे भी लेट फीस ले रही थी और अब भी वो लेट फीस की डिमांड कर रही है नोटिस के अंदर। मतलब अगर आपने R3 जो है लेट फाइल की है और उसके अंदर वो जो लेट फीस है वो उसकी भी डिमांड कर रही है, तो इसका सोल्यूशन तो ये रहेगा कि आप अपने चालान्स को डाउनलोड करके रख लें जो आपने उस टाइम पे लेट फीस के पे किए थे, और वो चालान्स अपने रिप्लाई के साथ लगा दीजिए। और अभी जैसे मैंने आपको बताया R1 का पॉइंट, क्योंकि R1 में उस टाइम पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी R1 18-19 के अंदर, तो कोई भी अवेयर नहीं था R1 के लिए कि R1 कैसे फाइल होगी। R1 जैसे बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो किसी भी डीलर को या किसी भी ज़्यादातर लोगों को R1 की फाइलिंग डिटेल नहीं पता थी। तो आप इस पॉइंट को लेके चल सकते हैं रिप्लाई के अंदर कि R1 को ये सब लोग अनअवेयर थे। और तीसरा पॉइंट दोस्तों आया है कि अगर आपने कैंसर डीलर ने जैसे एक पॉइंट, जैसे आपने किसी डीलर से, सप्लायर से मटेरियल ख़रीदा, अब उस डीलर ने आपने तो अपनी रिटर्न फाइल कर दी, आपने उसको पे भी कर दिया, आपने उसका इनपुट ले लिया। अब उस डीलर ने उस रिटर्न को उस साल में फ़ाइल ना करके अगले साल में फ़ाइल किया। मान लीजिए दिसंबर की रिटर्न थी और उसने अगले साल मार्च के बाद फ़ाइल की, तो उसने उस रिटर्न पे एक तो लेट फीस पे कर दी, एक अपना टैक्स पे कर दिया, राइट। आपके सप्लायर ने पे कर दिया, प्रॉपर पे कर दिया, बस थोड़ा लेट पे किया, राइट। अब डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है जिसने सप्लायर से मटेरियल ख़रीदा कि आपने उस ITC को रिवर्स कीजिए, क्योंकि उसने उस साल के बाद टैक्स पे किया, तो उसकी लायबिलिटी वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। इसे दोस्तों डबल टैक्सेशन कहते हैं। अगर आपके भी पास कोई ऐसा नोटिस आया हो तो आप उसे डबल टैक्सेशन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पॉइंट लेकर आप इसका रिप्लाई बना सकते हैं। क्या डबल टैक्सेशन हो गया ना दोस्तों, आप मेरे पॉइंट को समझे। जैसे आपने उसको पेमेंट कर दी, आपने उससे मटेरियल ख़रीदा, मैं पूरा डिटेल में समझाती हूँ। जैसे मैंने किसी पर्सन से मटेरियल ख़रीदा, मैंने उस पर्सन को पेमेंट कर दी बैंक के थ्रू,
मेरे पास इनवॉइस भी है, स्टेटमेंट भी है, और जो भी आपने पेमेंट की उसका प्रूफ भी है, राइट। अब उस पर्सन ने टैक्स, मैंने उसे क्लेम भी कर लिया अपने रिटर्न के अंदर, ठीक है। अब उस पर्सन ने उस रिटर्न को फाइल नहीं किया, उस रिटर्न को फाइल किया उस मतलब 4 महीने बाद। मान लीजिए दिसंबर की रिटर्न थी, तो उसने जनवरी की ड्यू डेट थी, तो उसने फ़ाइल किया उसको अप्रैल में, तो वो साल ख़त्म हो गया दोस्तों। अब वो रिटर्न पर उसने वैसे उस अप्रैल के अंदर उसका टैक्स भी पे कर दिया, लेट फीस पे कर दी, सब कुछ पे कर दिया। अब देखिए, मैंने तो पे कर दिया, अब उसने भी पे कर दिया, तो डिपार्टमेंट का रिवेन्यू कहीं ख़राब नहीं हुआ। बट ये है कि 3 महीने बाद पे हुआ, तो उस वाले ने जो 3 महीने बाद पे हुआ उसके ऊपर उसने लेट फी पेश कर दी, उसने टैक्स भी पे कर दिया, और उसने कोई इंटरेस्ट अमाउंट जो भी उस पर लग के आई होगी वटेवर उसने पे कर दी। तो उसने जब पे कर दी तो मेरे ऊपर ओनस नहीं आना चाहिए ना कि मैंने नहीं पे किया। तो ये पॉइंट जो है डिपार्टमेंट कवर कर रहा है कि जिसने ख़रीदा मटेरियल वो उस टैक्स को दोबारा पे करेंगे, या तो रिवर्स करेंगे या पे करेंगे। तो ये इस पॉइंट पर आप नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाला पॉइंट लिख सकते हैं। आपको अपील में भी इसका रिफंड मिल जाएगा, मतलब इसको आपको नहीं पे करना पड़ेगा, वेव ऑफ हो जाएगा। तो आई होप ये आपको काफ़ी पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब ये एक और पॉइंट जो बहुत ज़रूरी मेरे माइंड में आया है और हमारे नोटिस भी अभी भी कवर हुआ है। अब क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट, ई-वे बिल के साथ आपकी 3B की लाइबिलिटी को मैच कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने सारे ई-वे बिल निकाल के रखने हैं। मतलब आपको 17 ऑनवर्ड से लेकर आज तक के जितने ई-वे बिल आपने जनरेट किए हैं आप उसे निकलवा लीजिए। उस ई-वे बिल को आप 3B के साथ, जो 3B की रिटर्न में आपने जो सेल डिक्लेयर की है उसके साथ आप वेरीफाई करिए। तो ये पॉइंट कवर किया गया है। अगर आपने ई-वे बिल में ज़्यादा सेल ले रखी है और 3B में आपने सेल कम ले रखी है तो आपके ऊपर टैक्स ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने 3B में ज़्यादा पे अगर रखा है, ई-वे बिल कम का निकला है, तब उस केस में क्या करेंगे आप। तो दोस्तों उस केस में आपके पास पॉइंट है, आप ये चेक करिए कि आपने मटेरियल कैसे भेजा था। आपने गाड़ी से भेजा था, या फिर आपने जो हाथ वाली गाड़ी होती है ना दोस्तों, जो लेबर उठा के ले जाती है, वो उससे भेजा था, या फिर आपने कैसे भेजा था। तो उस पॉइंट पर आपको जो मैंने अभी बताया इसकी सपोर्ट लेके आप कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ हो गया। तो ई-वे बिल देखिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ई-वे बिल से सारी चीज़ें ले रहा है, सेल ले रहा है, परचेज़ ले रहा है, आउटपुट भी ले रहा है, मतलब सारे कॉर्नर्स को वो पकड़ रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जहाँ उसने आपको छोड़ा। आप समझिए, मतलब जैसे आपने 9 फाइल की, 9 पे भी बहुत सारे पॉइंट्स आए थे कि आपने 9 के अंदर कौन कौन सी फिगर को कहाँ कहाँ डिस्प्ले करना चाहिए था और कहाँ कहाँ आपने डिस्प्ले किया। जबकि 9 का पहला ईयर था 17-18 में, लेकिन फिर भी 17-18 के लिए 9 के लिए नोटिस इशू हुए, जबकि डिपार्टमेंट खुद भी अवेयर नहीं था कि 9 कैसे फाइल होगी। डीलर क्या अवेयर होते हैं, मतलब आप समझिए कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। डीलर तो अब बहुत दूर की बात है कि डीलर अवेयर थे। इवन डिपार्टमेंट में जाके आप पूछेंगे ना कि 9 आपको याद पता थी कि आप 17-18 में कैसे फाइल करते हैं, तो उन्हें भी पता नहीं थी। बट फिर भी डिपार्टमेंट ने इस पॉइंट को डाल दिया है कि भाई अगर आपने 9 फाइल की है तो उसमें ये वाला पॉइंट गलत है, इसको आपने यहाँ डिस्प्ले करना था, इसको आपने यहाँ डिस्प्ले करना था, उसकी भी पेनाल्टी इम्पोज की गई है। आई होप देखेंगे आप कितने सारे पॉइंट्स को डिपार्टमेंट ने कवर किया है। मतलब वो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना बात के भी डिपार्टमेंट ने टैक्स रेज करने की कोशिश की। जैसे मेरा एक पास एक नोटिस आया था मेरे क्लाइंट का, तो उसमें कोई भी गलती नहीं की थी, हमने कुछ भी गलती नहीं की थी, मानेंगे आप। जैसे मेरे पास ITC 14 लाख का था, लेकिन मैंने ITC क्लेम किया था 10 लाख का, तो मेरे पास मैंने इनफैक्ट 5 लाख का ITC छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस दे दिया कि उस 5 लाख जो मैंने 10 लाख लिया उसमें से भी 9 लाख जो मैंने लिया उसमें से भी आप 5 लाख और रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि वो कैंसल डीलर थे और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। मतलब जबकि वो उन्होंने टैक्स पे कर दिया था, सारा कुछ मैंने प्रूफ लगाया, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑर्डर मेरे अगेंस्ट इशू कर दिया। तो आप समझेंगे, आप अपील में चले जाइए। वैसे तो मेरे पास भी ऑप्शन है अपील की, अपील में चले जाइए आप ऐसे केसेस के अंदर जहां डिपार्टमेंट आपकी अगेंस्ट ऐसे ऑर्डर इशू कर देता है जो जेन्युइनली है, तो वहाँ पर आप अपील में जा सकते हैं। इस बार कमिश्नर्स के पास अपील्स की लाइन लगने वाली है, आप अज्यूम करेंगे, क्योंकि इतने सारे नोटिस बिना रीज़न के विदाउट उसके इशू किए गए हैं जिसमें कोई कॉज भी नहीं था, और मतलब फिर भी इशू कर दिए गए। जस्ट ये टू कि नोटिस इशू होगा तो डीलर आएगा, और डीलर आएगा तो कुछ मिलेगा। यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि मैं किस बात को कह रही हूँ। बट ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अगर आपको लगे कहीं पर आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो आप उस नोटिस के जो भी आपका ऑर्डर आया है उस ऑर्डर
ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। और रेलेवेंट अथॉरिटी जो होती है बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही अच्छी अथॉरिटीज़ होती हैं और वो आपके साथ प्रॉपरली उस ऑर्डर को, अगर आपके रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, आपके प्रॉपर पॉइंट्स हैं, तो वो उसको कंसिडर करेंगे ज़रूर और आपके फेवर में ज़रूर ऑर्डर देंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा होगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने मोस्टली पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इससे किसी और का भी भला हो सकता है, और क्योंकि नोटिस जो है डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते जितने नोटिस इशू किए जा रहे हैं। एक वार्ड में आई थिंक 2000 से 3000 तक के नोटिस इशू हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को नोटिस के रिप्लाई बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। सो थैंक्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।